नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक और क्राइम की घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो मेरे कार्यकाल डीआईजी रेंज बरेली के रूप में बरेली जनपद में घटी हुई थी। बात 8 अक्टूबर 2019 की है। सुबह लगभग 10:15 बजे थाना प्रेमनगर पर अजीत कुमार सक्सेना सन ऑफ बलबीर सहाय सक्सेना 10/B 112D गुलमोहर पार्क ये थाने पर उपस्थित हुए। थाने पर उस समय इंस्पेक्टर बलबीर सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने थाने पर आकर बताया कि उनका दामाद सिद्धार्थ रोहतगी सन ऑफ स्वर्गीय नरेंद्र कुमार रोहतगी, रेजिडेंट ऑफ नंदी हाइट्स के सामने, मोहल्ला टिबरीनाथ, नैनीताल रोड, थाना प्रेमनगर। उन्होंने बताया कि इनका लोहे और सीमेंट का बड़ा व्यापार है। इनका अपना मकान जो नैनीताल रोड पे है, उसी में नीचे दुकान और गोदाम दोनों है। लेकिन मेरी बेटी और दामाद अक्सर मेरे ही घर में रहते हैं। 7 अक्टूबर को सरिया और सीमेंट दोनों ही गोदाम पर आना था। मेरी बेटी अनुपमा मेरे ही साथ थी। रात को करीब 11 बजे मैंने अपने दामाद से बात की तो उसने बताया कि माल भी आया नहीं है, उसको उतरवा के तभी आ पाऊँगा। अगर बहुत देर हुई तो सवेरे आऊँगा, मैं यहीं सो जाऊँगा। खाना मंगा के खा लिया है, सुबह सुबह आ जाऊँगा। इतनी बात कह के फ़ोन काट दिया। सुबह जब 7 बज गए 8 बज गए तो मैंने उसको फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ मिला। 9 बजे तक कोई भी सूचना नहीं आई। मैं घबरा के खुद गोदाम और घर जो था उसका वहाँ पर पहुँचा। गोदाम का दरवाज़ा भिड़ा हुआ था। भीतर जाकर देखा कि मेरे दामाद सिद्धार्थ रोहतगी मृत अवस्था में पड़े हुए हैं और उनके सिर से बहुत खून निकल रहा है। गोदाम का सामान सब अस्त व्यस्त है। ऐसा लगता है कि किसी ने गोदाम में आकर, बदमाशों ने आकर सारी लूट, कैश और बाकी चीज़ों की लूटपाट की और फिर मेरे दामाद की हत्या कर दी। बलबीर सिंह ने पहले 112 नंबर जो वहाँ सबसे नज़दीक थी उसको कहा कि आप वहाँ पर जाकर देखिए, मौके पर घटनास्थल को सुरक्षित रखिए, हम बस थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं। बलबीर ने अजीत सक्सेना से कहा कि सारी बातें लिख के तत्काल तहरीर दीजिए। अजीत ने तहरीर लिखी और उसको फ़ौरन एफआईआर करने के लिए कार्यालय में देकर बलबीर अपनी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। इस बीच में थाने पर एफआईआर लिख ली गई। क्राइम नंबर 381/19, धारा 452, 302 और 394। बीच शहर की घटना थी। आधे घंटे में सारी यूनिट्स आ गईं। डॉग स्क्वाड भी, क्राइम ब्रांच भी, सर्विलांस भी, फॉरेंसिक की टीम भी, सारे लोग वहाँ पहुँच गए। सीओ पहुँच गए, एसपी सिटी पहुँच गए। बलबीर ने मौके पर पहुँच के सभी को फ़ोन से अवगत कराया कि इस तरह की घटना हुई है, शहर में हुई है। बड़ा व्यापारी है, थोड़ी देर में व्यापारियों के फ़ोन आना शुरू हो गए हैं। अभी यहाँ भीड़ भाड़ लगेगी, पर्याप्त मात्रा में अगल बगल थानों की फोर्स भेज दी जाए। येलो टेप लगाया, घटनास्थल का निरीक्षण शुरू किया। घटनास्थल पर संघर्ष के निशान थे। ऐसा लगता था कि मृतक ने रजिस्ट किया था और संघर्ष किया था, उसके बाद हत्यारों ने उनकी हत्या कर दी। चूँकि सिद्धार्थ बरेली शहर के अच्छे व्यापारी थे, बड़े व्यापारी थे, इसलिए धीरे धीरे शहर के व्यापारी और व्यापारी नेता मौके पर पहुंचने लगे। पहले से ही बता दिया गया था, काफ़ी फोर्स वहाँ पर बुला ली गई। एसएसपी भी मौके पर थे, मैं भी मौके पर पहुँच गया। व्यापारियों से बातचीत शुरू की। एक बार जब बातचीत शुरू कर दीजिए तो फिर
वहाँ पर कोई व्यापारी नहीं रह जाता, सभी नेता हो जाते हैं। सब अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात दमपूर्वक कहने के लिए और अपनी बात पर कोई टिप्पणी या जो वो कह रहे हैं वो मनवाने के लिए अधिकारी पर दबाव डालने लगते हैं। पहले सबकी सुनी गई, जो जो कह रहा था वो सुना गया। ज़्यादा लोग एक साथ बोलते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि एक आदमी एक समय में बोलें, मैं सबकी बात सुनूंगा। बात वही जो हमेशा व्यापारी जब भी सड़क पर आएगा तो वो दो चीज़ें कहेगा। एक, व्यापारियों के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, व्यापारियों का बहुत उत्पीड़न हो रहा है, व्यापारियों की लूट, व्यापारियों के यहाँ डकैती और व्यापारियों की हत्या बहुत ज़्यादा हो रही है, नंबर एक। और नंबर दो, वो 5 साल पहले 8 साल पहले की भी घटना का जिक्र करके बताता है कि फला फला केसेस पुलिस ने आज तक नहीं खोले क्योंकि ये व्यापारियों के थे। हम सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स के दम पे सरकारें चलती हैं और हम इस तरह से प्रताड़ित किए जाते हैं। खैर, नेता लोग हैं, बोल सकते हैं और वो बोलते रहे। मैं भी थोड़ा टाइम बाई कर रहा था क्योंकि 9:30-10 बजे का समय था और अमूमन 11 बजे के बाद व्यापारी अपनी दुकान या प्रतिष्ठान खोल देते हैं। मैं जान रहा था कि जैसे इनकी दुकान खोलने का समय होगा, ये धीरे धीरे करके सब चले जाएंगे। व्यापारी अपना नुकसान कभी नहीं चाहता, नेताओं के भरोसे छोड़ देगा, भीड़ कम हो जाएगी और खुद अपनी दुकान खोलने चला जाएगा। उनको ये भी बता दिया गया कि हम पूरी दम लगा कर इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हमारी पुलिस पूरा प्रयास करके इसका जल्द खुलासा करेगी। इस बात से आश्वस्त होकर कि बहुत बहुत वरिष्ठ अधिकारी इस बात को कह रहे हैं, हम लोगों को अब यहाँ पर ये भीड़ भाड़ ख़त्म कर देनी चाहिए, इनको अपना काम करने का समय देना चाहिए। एक मांग और बराबर होती है, बहुत ज़्यादा दबाव देने के लिए ये कहते हैं कि आप कहिए कि 24 घंटे में खोल देंगे, आप कहिए कि 48 घंटे में खोल देंगे, मैं आपको 72 घंटे का मौका देता हूँ। इस तरह की बात भी की जाती है और यहाँ भी की गई। जब ये बात की गई तो उनको भरोसा दिलाया गया कि जितनी जल्दी हो सकेगा हम इसका अनावरण कर देंगे। इस बात पर लोग वहाँ से चले गए। निरीक्षण में पाया गया कि मृतक के सर पे कोई बहुत भारी वस्तु से प्रहार किया गया है, हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट, और एक्सेसिव ब्लीडिंग में उसकी मृत्यु हुई है, ऐसा अनुमान था मौका देखकर। मृतक जहाँ पड़ा हुआ था वहाँ जो रक्त का रिसाव हुआ था और जो उसकी कंडीशन थी, जो उसमें सीरम अलग होना, उसका सूख जाना, उससे ये अंदाज़ लग रहा था कि 9-10 घंटे पहले की हत्या है, क्योंकि ब्लड बिल्कुल डार्क ब्लैक या डार्कर साइड में अभी तक नहीं गया था। भीड़ जब कम हुई तो फॉरेंसिक्स वालों ने भी अपना काम पूरा किया। गोदाम में जहाँ जितने पॉसिबल फिंगरप्रिंट थे वो सब लिफ्ट किए गए। फुटप्रिंट नहीं मिले क्योंकि बहुत से लोग वहाँ आ जा चुके थे घटनास्थल सुरक्षित करने के पहले, लेकिन फिंगरप्रिंट जहाँ कहीं संभव हो, जहाँ दिखाई पड़ा, ज़रूरी नहीं कि वो मुलजिमों का ही हो, सारे उठा लिए गए कि जब कभी मुलजिम पकड़े जाएंगे तो फिंगरप्रिंट मिलान किया जाएगा, हो सकता है उनके फिंगरप्रिंट भी यहाँ पर मिलें। उसके बाद सर्विलांस वालों ने अपना काम शुरू किया। गोदाम के कर्मचारियों से बातचीत की गई, कितने ट्रक पिछले दिनों में आए थे, कितनों ने माल उतारा था, कितने लोग माल ले जाने के लिए छोटी DCM या ट्रक ले आए थे, कौन कौन से उनके ड्राइवर थे, क्या क्या नंबर थे। हिसाब किताब की रजिस्टर और बही खाते से सारे नंबर, सारे गाड़ियों का नंबर, उनके ड्राइवरों क्लीनरों का नंबर, ये सब निकाला गया। नंबर्स बहुत ज़्यादा हो गए थे और उनके प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा था। बार बार प्रोसेसिंग के दरमियान ये भी लग रहा था कि अब बस खुला, अब खुला, तब खुला, लेकिन अल्टीमेटली फिर वहीं पर आकर क्राइम ब्रांच खड़ी हो जाती थी जहाँ से चली थी। पुलिस पहले तो दूसरे एंगल तलाशती रही, जैसे आशनाई, लड़का यंग था और उसके नंबरों को खंगाला जाता रहा। अगर किसी महिला का नंबर उसमें है तो उससे बातचीत कभी
पता लगा वो रिश्तेदार महिला थी, कभी पता लगा कि वो अधिकारी थी कोई, या इस तरह की बातें। लेकिन पुलिस तलाशती रही, खंगालती रही कि हो सकता है कोई आशनाई का एंगल हो, ऐसे कोई कैसे घुस के गोदाम में मार देगा। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। परिवार वाले बराबर मना करते रहे कि हमारा प्रॉपर्टी का कोई विवाद या किसी से कोई विवाद नहीं है, लेकिन फिर भी ये मकान किसका है, ये दुकान किसकी है, किसके नाम रजिस्टर्ड है, कितने भाई हैं, बहनें कितनी हैं, कब आई हैं, कौन कहाँ गया था, इस तरह की बात करके उनमें से चीज़ों की, खैर ये करना भी चाहिए। अगर आप इतना शक करके, इतना भीतर घुस के, हर एंगल को देख के इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन जहाँ की तहाँ पड़ी रहेगी। तो इन चीज़ों पर, इन दो चीज़ों पर बहुत दिन तक समय व्यर्थ किया गया। सर्विलांस वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए कि साहब जितने नंबर हम ले आए थे उनसे कुछ नहीं निकला, अब नए सिरे से, नए एंगल से नंबर की तलाश की जाए, तभी हम कुछ निकाल पाएंगे। क्राइम ब्रांच वालों से कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी DCRB से 5 साला डकैतों और लुटेरों की सूची मंगा ली जाए। DCRB के पास सभी प्रकार के अपराधों की अपराध वाइज 5 साल, 5 साला उसको कहते हैं, और 10 साल यानी 10 साला उसको कहते हैं। 10 साल में जितने भी अपराध हुए हैं उनमें जो अपराधी मौके पर पकड़े गए हैं उनके अलग, जो अपराधी इन्वेस्टिगेशन में पकड़े गए हैं वो अलग, और जो प्रकाश में आए हैं वो अलग, जो नामजद हुए हैं वो अलग। ऐसे अपराधियों की अलग अलग सूची थानावार बनी होती है। ये DCRB का ही काम होता है। इन्वेस्टिगेशन की प्रगति से संबंधित सारी सूचना DCRB को इसीलिए भेजी जाती है कि वो अपराधियों के रिकॉर्ड को अपडेट रखें। 5 साला उस रजिस्टर से सारी लिस्ट निकाल कर सभी थानों को दे दी गई कि आप सभी बड़े हत्यारे, प्रोफेशनल हत्यारे जो पैसा लेकर हत्या करते हैं, क्योंकि बार बार दिमाग में वही आशनाई के मामले, प्रॉपर्टी के मामले की बात आ रही थी, जबकि कोई इस तरह का प्रकरण अब तक संज्ञान में नहीं आया था। तो प्रोफेशनल यानी पेशेवर हत्यारे, बड़े डकैत, क्योंकि घटनास्थल देखने से ये लग रहा था सामान बिखरा पड़ा था, कैश बॉक्स उल्टा पड़ा हुआ था, तमाम चीज़ें वहाँ पर, जैसा उनके ससुर ने बताया कि 2 काले रंग के छोटे छोटे बैग भी थे, कैश बुक कोई नहीं है, यहाँ पर कोई चेक बुक नहीं है, चाबियों के गुच्छों वाली जो छोटा बैग है वो भी नहीं है। तमाम चीज़ें उन्होंने बताई थी कि ये नहीं है। इसका मतलब अच्छी तरह से खंगाल के वो बदमाश अपने साथ सारा सामान ले गए और इसकी हत्या कर दी। 5 साला रजिस्टर से, 5 साला जो सूची थी उससे अच्छी तरह से जनपद भर में हर एक क्रिमिनल का दरवाज़ा जो इस तरह के क्राइम में रहा है उसको खटखटाया गया। मुखबिरों की फ़ौज भी लगाई गई, सादे में जो सुरागरस सिपाही थे उनको भी लगाया गया, और जेल में भेजकर जानकारी इकट्ठा कराई गई। मैं कई बार आपको ये बता चुका हूँ, इस तरह के बड़े मामलों में एक टीम हमेशा जेल में जाकर जांच पड़ताल करती है। उसका कारण ये है कि बड़े अपराध के आदतन अपराधी या पेशेवर अपराधी जिनकी बहुत अच्छी क्रिमिनल हिस्ट्री है, बड़ा अपराध करने के बाद वो जानते हैं कि किस अपराध में पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी, वो जानते हैं किस अपराध में पुलिस पर इतना दबाव पड़ेगा कि पुलिस सब जगह लोगों को खखालने लगेगी। तो ऐसे पेशेवर अपराधी या आदतन अपराधी अपराध करने के तुरंत बाद अपने ही किसी पुराने केस में ज़मानत तुड़वा कर जेल चले जाते हैं, और ज़मानत भी वो तुड़वाते हैं हल्के वाले केसेस की, जैसे 25 आर्म्स एक्ट में जब कभी बंद हुए होंगे तो उसकी ज़मानत तुड़वा ली और ज़मानत तुड़वा के जेल चले गए। कोई सिंपल मारपीट का पुराना केस जिसमें वो ज़मानत पर आए हैं, 323, 504, 506 टाइप का, तो उसमें वो ज़मानत तुड़वा के जेल चले जाते हैं। उसमें पर्पज़ ये होता है कि पुलिस उनके परिवार को तंग न करे। जब वो घर पे नहीं मिलते या फरार होते हैं तो पुलिस घर वालों को उठाकर थाने पर ले आती है, कोशिश करती है उनसे पूछताछ करने की वो कहाँ कहाँ जा सकता है, किसके किसके यहाँ उसका ज़्यादा आना जाना है, किससे उसका बहुत लगाव है, भाइयों में या बहनों में, किसके यहाँ जा सकता है। और कई कई दिन तक इल्लीगल तरीके से थाने पर लोगों को बिठाया जाता है। पर्पस उसका सिर्फ दबाव बनाना होता है कि परिवार पर दबाव बनाइए ताकि परिवार की परेशानी को देख के अपराधी
तुरंत या तो हाजिर हो जाए या संपर्क करे पुलिस से, उसको पुलिस गिरफ्तार कर ले। दूसरा ये है कि अगर बहुत दिन तक फरार करें रहेंगे, दबाव ज़्यादा पड़ेगा, तो पुलिस कुर्की की कार्रवाई करेगी। पूरा घर परेशान होगा, पुलिस ट्रकों में घरों का सामान लाद के थाने पर ले जाएगी। इन सब चीज़ से बचत हो जाती है। पुराने मुकदमे में बेल तुड़वा कर जेल के भीतर चले जाना। जब मामला शांत हो जाएगा 15-20 दिन, महीने 2 महीने में, फिर आराम से दफ़ा 25 यानी 25 आर्म्स एक्ट में ज़मानत खड़े खड़े हो जाती है। वकील ज़मानत करा देते हैं। छोटे मुकदमे में भी जिसमें उनका साहब वो बेल टूटनी पड़ी, बेल बॉन्ड दाखिल नहीं हुआ था, या जो जामींदार थे उन्होंने पैसा बहुत मांगा, अपनी ज़मानत जो थी वो कैंसिल करा दी, तो इसलिए उसको जेल जाना पड़ा। गरीब आदमी है साहब, इसकी बेल कर दी जाए। और सामान्य रूप से सेम डे ही इन दोनों केसेस में बेल हो जाती है। पुलिस से नज़दीकी रहे लोग भी जो जेलों में हैं, पुलिस की टीम जब जाती है, क्राइम ब्रांच के लोग जाते हैं, उनको बुलवा के उनसे भी बात करते हैं कि जेल के भीतर क्या इस घटना के बारे में कोई बात आई है। कभी कभी लोग करते हैं कि अरे फलाने ने साले ने बड़ी घटना कर दी, लंबा माल पा गया और हाजिर हो गया, फला जगह चला गया, पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो इस तरह की बात जानने के लिए जेलों में जाते हैं। कभी कभी बहुत चालाक अपराधी हैं, तो जिस जनपद में अपराध किया है उस जनपद में वो बेल तोड़वा के उस जनपद की जेल में नहीं जाते, आसपास के जनपदों की जेल में चले जाते हैं। इसलिए सामान्य रूप से इस तरह की बड़ी घटना में आसपास के जेलों में भी एक टीम भेज दी जाती है, जहां वो घटना के बाद जो लोग बंद हुए हैं उनकी सूची, घटना के बाद जो बेल तोड़वा के भीतर गए हैं उनकी सूची, और बाकी जो उस तरह के अपराधी, आदतन अपराधी हैं जो जेल में हैं, उनसे बातचीत करने के लिए जेल में टीमें भेजी जाती हैं। और जो नज़दीक रहे हैं पुलिस के, वो कुछ न कुछ सुराग, कुछ न कुछ बात ऐसा बता देते हैं ताकि पुलिस को काम करने के लिए कुछ बिंदु मिल जाएं। लेकिन वो दल भी खाली हाथ लौट आया। 10 दिन हो गए थे पुलिस खाली हाथ थी। व्यापारियों का दबाव अब चरम पर था। व्यापार मंडल ने बाजार बंद करने की घोषणा कर दी। फिर से पूरी टीमों को इकट्ठा किया गया। एसएसपी ने फिर से बात शुरू की, अब तक कितना काम किया जा चुका है, जो काम हो चुका है, जितने लोगों का वेरिफिकेशन हो गया है, जितने लोगों के हाथ दबिश पड़ चुकी है, जहाँ जहाँ टीम पूछताछ कर चुकी है, वहाँ पर इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। और ज़्यादा जोर अब आशनाई के एंगल पर या प्रॉपर्टी के एंगल पर लगाया जाए, क्योंकि क्राइम के एंगल पे, इतने बड़े क्राइम के एंगल पे 10 दिनों में काफ़ी काम हुआ, लेकिन 0 या 0 पर हम अभी भी खड़े हुए हैं। सर्विलांस में भी कुछ पता इसलिए नहीं लगा कि ये हो सकता है ऐसा अननोन अपराधी हो जिसने इन सब किसी रीजन्स में, जो बाकी 2 रीज़न आशनाई और प्रॉपर्टी के हैं, उसमें इनकी हत्या की हो। बात चल ही रही थी, तभी जो बातचीत में वहाँ एक कांस्टेबल जो सुरागग्रस्त था, क्राइम ब्रांच का था, उसने कहा मुझे भी कुछ कहना है। कहा गया हाँ बिल्कुल बताओ। उसने कहा साहब मुझे ये लगता है कि हम बड़े अपराधी, बड़े डकैत, बड़े लुटेरे, बड़े पेशेवर हत्यारे, बड़ी घटना है तो बड़े बड़े लोगों को ढूंढ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ये अपराध बहुत छोटे किस्म के अपराधी ने कर दिया। ऐसा हो सकता है कि नकबजनी के लिए, चोरी के लिए कोई चोर वहाँ पर नकबजनी के लिए गया हो, छोटी मोटी चोरी करने वाले जो चोर हैं वो भीतर गए हों, और चूंकि उसी दिन ये रात में रुका था, ये जग गया हो और उन्होंने इसकी हत्या कर दी हो। और हम लोग बड़े बड़े अपराधियों में, बड़े चोरों में, बड़े डकैतों में, बड़े गैंगों में, गैंगवार के लोगों में, इन लोगों को हम लोग 10 दिन से खंगाल रहे हैं, कुछ नहीं मिला। बात सही थी, बात क्लिक भी कर गई, समझ में आ रही थी ऐसा हो सकता है। नए सिरे से नकबजनों की और चोरों की लिस्ट बनाई गई। पेशेवर नकबजन, देखिए चोरी का अपराध ऐसा है कि इसमें ज़मानत बहुत जल्दी हो जाती है, और चोरी का ही अपराध ऐसा है कि पुलिस एफआईआर तो कर लेती है, लेकिन इसमें रिकवरी का रेट बहुत कम है। चोर आजकल ब्रांडेड आइटम कम ले जाते हैं, पैसा और जेवर ले जाते हैं, जिसका तुरंत डिस्पोजल कर देते हैं।
रिकवरी इनकी हो नहीं सकती। आप पकड़ के ले भी आएंगे। बहुत कम केसेस में ब्रांडेड आइटम जाते हैं, जैसे टीवी है, जैसे कैमरा है, घड़ी है। जो नंबर्ड आइटम होते हैं, फैक्ट्री से बन के आते हैं, जिनकी पहचान हो सकती है, वो कम ले जाते हैं। और ज़मानत चोर कभी आपको ये नहीं पता लगेगा 2 साल तक जेल में रहा। बहुत ज़्यादा और प्रोफेशनल चोर हैं, उनके वकील भी बिल्कुल फिक्स होते हैं। वो जेल गए नहीं कि 5 दिन में वापस आ गए, क्योंकि चोरी के अपराध को, बहुत छोटा अपराध, जेब कतरे के अपराध को, जेब काटने के अपराध को बहुत छोटा अपराध, ये ऐसा माना जाता है जिसका ये फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए पिछले 3-4 सालों में जो नकबजन और चोर, प्योर नकबजन और प्योर चोरी के जो अपराधी प्रकाश में आए या कभी कभी नकब लगाते समय मौके पर पकड़े गए, उनकी सूची तैयार हुई। सूची थानों से भी अलग से ली गई और DCRB से भी अलग ली गई। सभी थानों को बताया गया कि अपने अपने क्षेत्र में अपने संपर्कों से, अपने सूत्रों से जो चोर हैं, अच्छे चोर हैं, उनको थाने पर लाकर पूछताछ की जाए। थाना इज्जत नगर की पुलिस ऐसी ही एक सूची लेकर शाम को वेरिफिकेशन के लिए, चोरों के वेरिफिकेशन के लिए कि वो कहाँ हैं यहाँ कि बाहर गए हैं, उस दिन कहाँ थे, फ़ोन क्या था उनके पास, इस तरह की जानकारी इकट्ठा करने की गरज से सब जगह जा रही थी, वहाँ भी गई। मोहल्ला तुल्ला शेर में वो सुमित के घर को खटखटाने गई, क्योंकि नकबजनों की लिस्ट में उसका भी नाम था। एक सब इंस्पेक्टर, 4 सिपाही थे। आवाज़ लगाई पुलिस है, तभी छोटी छत से दूसरी छत में कूद के भागने वाले 2 लड़के, इनकी आहट हुई। पुलिस भागी उधर से कि ये भाग रहे हैं। दूसरे तीसरे छत से जहाँ थोड़ा सा नीचे का हिस्सा मिला, गली में कूद गए। पुलिस ने हल्ला मचाना शुरू किया। इस बीच में उन्होंने पुलिस को दूर करने के लिए अपने अपने कट्टों से 2 फायर भी किए। फायर होती ही और मोहल्ले वाले जग गए और थोड़ी देर तक घेराबंदी करने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। वो दोनों थे सुमित सन ऑफ नंदन, रेजिडेंट ऑफ संजय नगर बारादरी, और राहुल सन ऑफ वीरपाल, रेजिडेंट ऑफ तुल्ला शेर इज्जत नगर। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद थाने पर लाया गया। इन्होंने बताया साहब फलां चोरी की है, फलां चोरी की है। इनको पीटा गया और चोरियां इन्होंने बताई। पूछा गया चोरी का माल कहाँ है। इन्होंने कहा साहब चलिए फलां फलां जगह रखा है, छिपा के हम लोग दे देंगे। पुलिस बहुत ढेर सारा माल बटोर कर ले आई जो चोरी का बताया गया, और उसमें से जिन जिन चोरियों के बारे में बताया कि बारादरी में की थी और कैंट में की थी या कोतवाली क्षेत्र में की थी, तो इस तरह जो उन्होंने चोरियां बता दी, वहाँ संबंधित थानों को फ़ोन कर करके जो तिथि बताई थी उसके आसपास कोई चोरी लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है, माल बरामद हुआ है, अगर लिखी हुई हो तो उसमें इनका रिमांड बनवा लिया जाए ताकि कुछ दिन ये जेल में रहें। पकड़े जाने के दूसरे दिन उसमें कुछ चेक बुक और कैश बुक, उसमें चेक बुक और चेक बुक्स ये जो मिली थी, उसमें जो नाम लिखे हुए थे उनको वेरिफिकेशन के गरज से उसमें कुछ में कंपनी के नाम लिखे हुए थे और कुछ में व्यक्तिगत नाम लिखे हुए थे। थाना प्रेम नगर लिखा था। इज्जत नगर के जो IO थे उन्होंने प्रेम नगर को फ़ोन किया कि साहब 2 नकबजन हमने पकड़े हैं, इन्होंने चोरियां की हैं, चोरी के तमाम माल बरामद किया है। इसमें चेक बुक और कैश बुक बड़ी मात्रा में है, जिसमें ये पता दिया हुआ है। मुंशी ने बताया कि साहब ये पता तो उसका है जिसके लिए ज़िले भर की पुलिस परेशान है, जिसकी बदमाशों ने हत्या कर दी थी व्यापारी की। सिद्धार्थ रोहतगी उसका नाम है। IO ने कहा हाँ, सिद्धार्थ रोहतगी के नाम की भी चेक बुक और पासबुक है। फ़ौरन पूरा थाना, इंस्पेक्टर कोतवाली, इंस्पेक्टर प्रेमनगर और पूरी क्राइम ब्रांच भाग कर वहाँ पहुँची। उन्होंने वादी मुकदमा यानी सिद्धार्थ रोहतगी के फादर को भी बुलवा लिया सामान पहचानवाने के लिए। हालांकि ये पुलिस की कार्रवाई में ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि पहचान की कार्रवाई हमेशा अदालत में की जाती है।
और वहाँ डिफेंस का लॉयर कहता है कि साहब ये तो पहले ही बुला के पहचानवा दिया गया था। शिनाख्त परेड कराई जाती है और माल की शिनाख्त परेड भी कराई जाती है। उसके ठेकेदार होते हैं, जैसे गहना है, कैमरा है, ये नकली गहने और कैमरे असली के बीच में रखे जाते हैं। मोबाइल, 2 असली मोबाइल जो बरामद हुए हैं उनके साथ 10 नकली मोबाइल या पुराने मोबाइल या दूसरे मोबाइल रखे जाते हैं, और जिसका होता है वो शिनाख्त करता है कि ये हमारा वाला है। अगर शिनाख्त सही कर लेता है तभी माना जाता है कि माल भी पकड़ा गया और चोर भी पकड़ा गया। गहनों की शिनाख्त जब अदालत करवाती है तो उसमें ठेकेदार उसके फिक्स होते हैं, वो नकली गहने उसी तरह के बना के उनके साथ रखते हैं, और ओरिजिनल गहनों को पहचानने के लिए वादी को कहा जाता है। अपने आप को डबली श्योर करने के लिए उनको ले जाया गया और उन्होंने बताया कि कोडक का एक कैमरा, जो सामान जो बरामद हुआ था उसमें चाबी का गुच्छा, काला बैग, 2 मोबाइल फ़ोन और ढेर सारी चेकबुक और पासबुक, ये सब सिद्धार्थ की थी। ये देखते ही ये समझ में आ गया कि ये छोटे मोटे जो चोरी करने के, नकबजनी करने के लोग हैं, ये उनकी करामात थी। उन दोनों को क्राइम ब्रांच लाया गया। अब आप सोच सकते हैं कि 10-12 दिन से परेशान पुलिस, परेशान क्राइम ब्रांच, परेशान सर्विलांस, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अध्याय वाली सारी पूछताछ की और फिर थोड़ी देर में पूरा वाकया सामने आ गया। दोनों ने बताया कि हम लोग 3-4 दिन से उस पूरे मोहल्ले की रैकी कर रहे थे और बंद मकान की तलाश कर रहे थे, जहां ताला तोड़कर कुछ भी पैसा चोरी करने में कुछ पैसा मिल जाए। आला नकब अपने साथ रखते थे, जहां ज़रूरी होता है मोटी से मोटी दीवार में वो नकब लगा लिया करते थे। 3 दिन घूमने में उन्हें तीनों दिन इस मकान और गोदाम पे ताला बंद किया हुआ मिला रात में, और दिन में जब दुकान खुलती थी तो इसमें ट्रकों से ही सामान आता था और ट्रकों पे ही लोग खरीद कर ले जाते थे। ये अंदाज़ लगाया कि इसके पास गले में पैसा बहुत मिलेगा। इसी गरज से हम लोग उस दिन गए वहाँ पर। पीछे की दीवार से हम लोग फान के भीतर गए। गल्ला यानी जहाँ कैश रखा जाता है उसके पास पहुँच के जैसे ही हम लोगों ने कैश उसमें से निकालना शुरू किया ड्रायर में से, वैसे ही कुछ खटपट की आवाज़ हम लोगों से हो गई और किसी आदमी की आवाज़ आई, कौन है कौन है। उसने थोड़ी देर में लाइट ऑन कर दी, स्विच ऑन कर दिया और पकड़ने की कोशिश करने लगा। हम दोनों लोग घबरा गए। सरिया को सीधा करने वाला जो हथौड़ा सरिया के व्यापारी के यहाँ होता है, वो वहीं पास में रखा हुआ था। घबरा के उस बड़े हथौड़े को पूरे दम से उसके सिर पे मार दिया, वहीं गिर गया। और हम लोगों ने जो कुछ हम लोगों को पहले मिल गया था, बैग और ये सब, वही लेकर वहाँ से भाग गए। सारे सबूतों के साथ रिकवर्ड सारे माल, क्योंकि इन सभी चीज़ों का जिक्र एफआईआर में था, क्या क्या गया है। कैश बुक, चेक बुक, चाबी और 2 बैग, 2 मोबाइल का जिक्र एफआईआर में भी था, वो सभी बरामद हो गए थे। कैश का ज़्यादा जिक्र था, कैश वहाँ बहुत कम मिला। बड़ा नेचुरल है कि कैश उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया होगा। सारे एविडेंस के साथ चार्जशीट नंबर 266/19 19 दिसंबर को अदालत में सबमिट कर दी गई। ट्रायल शुरू हो गया है और इन दोनों पर गैंगस्टर भी लगा दिया गया है ताकि ये कुछ दिन जेल में ही रहें। आज की घटना बहुत छोटे अपराधियों ने की। छोटी घटना करने वाले अपराधी तो वैसे अपराधी है, लेकिन ये छोटे अपराधों के पेशेवर अपराधी थे। इन्होंने बहुत बड़ी घटना कर दी और पुलिस बड़ी घटना की वजह से बड़े अपराधियों को तलाशती रही। बड़े अपराधियों को मतलब बड़े अपराध करने वाले पेशेवर अपराधियों को। लगभग 100 लोगों को बुलाकर पूछताछ की गई।
आशनाई के एंगल पे भी बात की गई, प्रॉपर्टी की भी बात की गई, और जो पेशेवर हत्यारे हैं उनसे, उनके चक्कर में भी बहुत दबिशें दी गई, बहुत लोगों से पूछताछ की गई। पर एक सुराग रस सिपाही के छोटे से सजेशन, एक सिपाही की बहुत छोटी सी बात ने इतना बड़ा काम कर दिया कि इस घटना का अनावरण करा दिया। वैसे तो पुलिस की कार्यप्रणाली में और हायरार्की में ज्ञान की गंगा ऊपर से नीचे को आती है और नीचे वाला बस सहर्ष स्वीकार कर लेता है, लेकिन कभी कभी छोटे और फील्ड के कर्मचारियों, सबसे निचले स्तर के फील्ड के कर्मचारियों की इनकी अनदेखी भारी पड़ जाती है। क्राइम पर काम करने वालों को निचले स्तर के इन कर्मचारियों के एक्सपीरियंस की कभी अनदेखी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो दिन भर वही करते हैं, अपराधियों के बारे में बात करना, उनके बारे में सोचना, उनको पकड़ना। सभी नहीं, लेकिन जो कैपेबल हैं, जो सुरागरस हैं, जिनका नाम है कि ये सिपाही है, इसके पास बहुत अच्छी जानकारी है, उनके साथ उठते बैठते भी हैं। अगर कोई सिपाही, अगर कोई क्रिमिनल ज़मानत पर आया है तो वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, उनके साथ चाय भी पी लेते हैं, उनसे बातचीत भी कर लेते हैं, अच्छे संबंध बना लेते हैं, और क्राइम के काम में उनकी सेवाएं भी ज़रूर लेते हैं। कभी कभी इस काम के लिए उनको दंडित भी किया जाता है। ये कहा जाता है कि अपराधियों से इसके संबंध है, साठगांठ है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन ये सिपाही जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, उनके एक्सपीरियंस की, उनके राय की कभी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। और अगर इसमें ये अनदेखी कर दी गई होती तो कितना मुश्किल होता, आप समझ रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।